नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण की। और जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्हीं को एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो जो YouTube के इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा। हाँ, आपने देखा होगा, परिभाषाएं बताते हैं, गणित शिक्षण पढ़ाते हैं, शिक्षण विधियाँ पढ़ाते हैं, 5-7 परिभाषा लिखा देते हैं, चलो काम हो गया। कोचिंग में देखो जाओगे आप तो वहीं भी 5 या 10 परिभाषा लिखा दी जाती है गणित शिक्षण की। और पिछली बार 2011-12 में पेपर हुआ था, उसमें देखो आप गणित विज्ञान शिक्षण की बात करें तो परिभाषा आई थी जो किसी को नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम 5 या 10 परिभाषाएं याद है, जैसे होगवेन हो गई, नेपोलियन हो गया, ये सब हमको याद है और हम वो याद करके जाते हैं। दूसरी बात कि बच्चों को मैटर नहीं मिल पाता, इतनी परिभाषाएं एक बुक में नहीं मिल पाती। ये काफ़ी बुक्स में कम से कम 10 बुक्स का सार है, इसमें सभी की परिभाषाएं ली गई। यहाँ पे पीछे के पेपर जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट के पेपर है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की बुक है, इनके अलावा जितनी भी बुक्स है शिक्षण विधियों की, उन सब से सार के रूप में ये पूरी परिभाषाएं ली गई यहाँ पे। अब कुछ क्या होते हैं, 5 परिभाषा कुछ नोट्स पे आधारित होते हैं, कुछ के पास 1 या 2 बुक होती है, उनमें मिल नहीं पाती इतनी परिभाषाएं। तो अगर अगर परिभाषाएं लिखी हुई है और हम अगर एक बार भी पढ़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि हम रीट एग्ज़ाम में वो परिभाषाएं कर पाएंगे। अब जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना होगा, कल या परसों बयान आया था उनका कि 20 जून को रीट एग्ज़ाम नहीं होगी, 20 जून को रीट एग्ज़ाम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रीट एग्ज़ाम थोड़ी लेट होगी और लेट 2 या 3 महीने लेट होगी। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी तैयारी को धार देनी है और मजबूत तैयारी करनी है आपको। और इसके लिए मजबूत तैयारी के लिए आपको परिभाषाएं भी याद करनी होगी, सभी बुक्स का नाम भी याद करना होगा, मतलब गहराई से पढ़ना होगा, तभी आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम गणित शिक्षण की जो सभी परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारा वीडियो एक ना एक आता रहेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जिसमें आया था मनोविज्ञान की सभी पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये हमारा पहला प्रयास था और पहला वीडियो हमारा आया था। और बाद में बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये डाल के सभी ने पढ़ाने लगे पुस्तकों के बारे में, लेखक के बारे में। तो ये वीडियो है ना हमारा, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सभी पुस्तकें हैं और लेखक है मनोविज्ञान की इसमें। और आज हम सभी परिभाषाएं गणित शिक्षण की बात करेंगे। अब कुछ बच्चों का सवाल आता है, सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो आपको आज यहीं बता देता हूँ इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो आप टारगेट विद एमएस पब्लिक चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक चाहिए तो लिंक है t.me/target with ms, इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च कर लेना टारगेट विद एमएस, अपना लोगो है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको पीछे वाली सभी वीडियो है उनकी PDF मिल जाएगी और इसकी भी PDF दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और ये परिभाषाएं आप दीवार पर चिपका सकते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणित शिक्षण की परिभाषाएं। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कॉमन प्रश्न होते हैं, जो भी मैंने शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी परिभाषाओं के अलावा भी। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, गणित दिवस जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आप गणित शिक्षण विधियों की बात करें तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन या जिन्हें श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म दिवस है 22 दिसंबर को, इस वजह से गणित दिवस मनाया जाता है। अब पहली परिभाषा आती है जो कॉमन परिभाषा है और सबको पता है कि होगबेन की परिभाषा आती है। किसकी परिभाषा आती है? होगबेन की। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। और कभी कभी क्या होता है, परिभाषा आपको आ रही है लेकिन ये पूछ लेते हैं कि कौन सी परिभाषा का संबंध किस मूल्य से है। आप जैसा कि गणित का सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य पढ़ेंगे, जैसे सांस्कृतिक मूल्य, व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मानसिक मूल्य हैं, बौद्धिक मूल्य हैं, ये सब पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये बताना है कि ये परिभाषा किस मूल्य से संबंधित है। तो ये भी पूछ लेते हैं, तो मैंने ये भी शामिल किया यहाँ पे। तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। अब दर्पण की बात आए तो होगबेन को नाम आएगा, होगबेन की परिभाषा होगी।
किसका दर्पण है, तो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रिक बताना उचित नहीं समझता कि आप ऐसे याद रखें। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण अगर आप इसको डेली पढ़ते हैं या 5 या 10 दिन तक, अगर सुबह सुबह 15 मिनट या इसको वीडियो को या इस पेज को आप 15 मिनट ही पढ़ लेते हैं लिख के, तो ये क्लियर हो जाएगी। आपके ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये सांस्कृतिक मूल्य संबंधित है, मतलब संस्कृति की बात कर रहा है, सभ्यता की बात कर रहा है, तो ये सांस्कृतिक मूल्य संबंधित है। पहली परिभाषा थी वॉकमैन की। दूसरी आती रोजर बेकन की, ये भी कॉमन है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और ये व्यवहारिक मूल्य संबंधित है। ये गणित का जो व्यवहारिक मूल्य है उससे संबंधित परिभाषा है। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तीसरी परिभाषा आती है जॉन लॉक की, और आप देख लेना जहाँ भी जॉन लॉक की बात आएगी वो मस्तिष्क की तर्क की बात करेंगे। इसलिए गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। ये कहा है जॉन लॉक ने कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, वह कहलाती है गणित है। मतलब जॉन लॉक की परिभाषा तर्क और मस्तिष्क से संबंधित है। देखो हॉकबेन की संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण कहा है इसको ने, और सिंह द्वार एवं कुंजी किसने कहा है, ये कहा है रोजर बेकन ने। जॉन लॉक ने मस्तिष्क की बात की है, तर्क की बात की है। इसके बाद कांट की परिभाषा आती है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। इन्होंने विज्ञान के संदर्भ में कहा है कि विज्ञान उतना ही शुद्ध है, यथार्थ है, वास्तविक है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, परिभाषा में यथार्थ की जगह वास्तु दे देता है, शुद्ध दे देता है, विशुद्ध दे देता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। विज्ञान को उस सीमा तक, अब देखो इसको यह परिभाषा आ गई कभी कभी इस टाइप में भी आई है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। देखो परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करके देख दिया तो भी आपको कांट ही करना है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। ये कांट की परिभाषा है। इसके बाद आती है हब्स की परिभाषा, और हब्स की परिभाषा आती है कि जिस तरह पत्थर औजारों को तीक्ष्ण बनाता है उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाती है। मतलब जिस प्रकार पत्थर पे घसने पर औजार तीक्ष्ण हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं, उसी प्रकार गणित के प्रयास से मस्तिष्क तीक्ष्ण और तीव्र बनाती है। मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र कौन बनाती है, गणित। ये किसने कहा है, हब्स ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा आती है नेपोलियन की, और ये परिभाषा रीट में आई हुई है। इस परिभाषा दी हुई थी, और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पूछा था, तो ये इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध सामाजिक मूल्य से है। गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। देखो ये परिभाषा क्या है, कुछ किताबों में इतनी परिभाषा दी हुई है, तो परिभाषा कभी कभी एग्जाम में इतनी आती है, लेकिन पूरी परिभाषा भी है। ये गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, मतलब समाज की बात कर रहा है, इसका मतलब सामाजिक मूल्य संबंध है। और गणित इसकी अगर पूरी परिभाषा बात करें तो पूरी परिभाषा यह है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित समाज की अर्थव्यवस्था, व्यापार, लेन देन, क्रय विक्रय, समय व्यवस्था, संचालन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए गणित की आवश्यकता है। ये पूरी परिभाषा है इनकी। तो आप देख लेना, दोनों देख लेना, क्या पता कौन सी आ जाए। नेक्स्ट परिभाषा आती है वेदांग ज्योतिष की परिभाषा आती है नेक्स्ट, कि जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट और वही स्थान विज्ञानों से गणित का होता है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वही स्थान विज्ञानों से गणित का होता है। मतलब जितनी भी विज्ञान है उसके मुकुट है, मणि है, ये गणित वेदांग ज्योतिष में। और ये इंपॉर्टेंट परिभाषा मान लो आप कि वेदांग ज्योतिष की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, और इसमें एक और आता है सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, अब याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद हिरण के सिर में क्या कुछ ऐसा आता है। और ये स्टेटमेंट है वेदांग ज्योतिष का। नेक्स्ट कथन है प्लेटो का। प्लेटो जब भी आएगा वो आत्मा की बात करेगा। अब प्लेटो से आप याद रख सकते हैं आत्मा की बात आएगी। तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। मतलब सुसुप्त आत्मा में, सोई हुई आत्मा में, प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है कि सोई हुई आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कार्य करता है
गणित। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है प्लेटो की। याद रखना, एक ही शब्द याद रख लेना, आत्मा, सुसुप्त आत्मा या आत्मा शब्द याद रख लेना, आपको काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डटन। डटन की जो परिभाषा है वो गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करता है। कभी कभी इतनी परिभाषा आती है कि गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की जो क्षमता प्रदान करता है वो गणित। यह परिभाषा देने वाले कौन है? डटन। लेकिन आगे परिभाषा और है कि व्यर्थ की गपें, आडंबर, धोखा, छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप गणित का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आपने 12th में गणित लिए या आप गणित का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मान कर चलिए कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो तर्क करने की क्षमता है, वो बाकी लोगों से या बाकी परिवार में जितने भी मेंबर है उनसे आपकी अधिक होगी। ये सत्यवाद है कि जो व्यर्थ की गपे, आडंबर, धोखा, छल कपट ये सब उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ये सब वो व्यक्ति करते हैं जो गणित का, जिनको प्रशिक्षण नहीं है, जिन्होंने गणित का अध्ययन नहीं किया है। यह परिभाषा आती है डटन की। अब देखो एक परिभाषा और आती है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। ये कथन वैसे कुछ किताबों में लिखा हुआ है डटन और कुछ बता रहे हैं ड्यूट। अधिकांश जैसे मोस्ट टीचर है वो भी कभी ड्यूट बताते हैं, कभी डटन बताते हैं, तो ये कन्फ्यूजन में है। तो सही आंसर लगभग है डटन माना गया है इसका। कुछ ड्यूट भी मानते हैं लेकिन आपको डटन मानना है। बाकी आप देख लेना इसका। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। ये डटन का कथन है, एक एग्जाम में भी आया हुआ है, उसमें डटन माना था। अब आप देख लेना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोफेसर यंग का प्रश्न है। प्रोफेसर यंग की जो परिभाषा है, सॉरी प्रश्न नहीं है, परिभाषा है कि गणित सभ्यता और विज्ञान का आधार स्तंभ है। गणित सभ्यता का भी आधार स्तंभ है और विज्ञान का भी आधार स्तंभ है। यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब देखो भौतिक सभ्यता की बात आ जाए, स्तंभ की बात आ जाए, तो प्रोफेसर यंग करना है। और इसकी दूसरी परिभाषा और है, सेम परिभाषा है, इसको कुछ किताबों में, कुछ पेपर में इस प्रकार से दे दी जाती है, तो कुछ में दूसरे टाइप से दिया। मैंने आप यहाँ पर जो जितनी भी जिस टाइप से पूछी जाई गई है परिभाषाएं इतने दिनों तक, सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया है कि लोह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित सर्वप्रिय गणित ही नजर आता है। यदि इस रीढ़ की हड्डी रूपी गणित को निकाल दिया जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। सेम परिभाषा है लेकिन कुछ चेंज किया हुआ है कि लोह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही नजर आती है। यदि इस रीढ़ की हड्डी रूपी गणित को निकाल दिया जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। ये परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर यंग की। नेक्स्ट परिभाषा आती है प्रोफेसर सल्ट या सुल्ट भी कहते हैं इनको। यह परिभाषा इनकी आती है कि गणित की शिक्षा का प्राथमिक रूप से मानसिक तथ्यों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद आता है। अब यह परिभाषा अभी तक पूछी कम गई है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसमें यह पूछा गया है कि प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ये प्रश्न आया है कि गणित शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने बताया कि प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या बताया? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना है और विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद आता है। मतलब जो अलग अलग तथ्यों का ज्ञान दे रहे हैं वो इसके बाद आएगा। पहला उद्देश्य होगा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट परिभाषा है आइंस्टीन की। अब देखो कुछ परिभाषाएं, अब आगे जो परिभाषाएं शुरू हो रही है, आप मैं मानता हूं कि अभी तक जितनी परिभाषाएं हैं वो आपको आती होगी और लगभग मैंने पढ़ी है, बुक्स में मिल भी जाती है। बाकी आगे ही आप परिभाषाएं पढ़ोगे तो कुछ नई मिलेगी आपको, ये मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। कि आइंस्टीन ने कहा है कि गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। देखो गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है। अब ये बात आप समझ लो कि गणित अनुभव से स्वतंत्र होता है। गणित की प्रकृति में भी आता है। गणित में अपने अनुभव नहीं शामिल होते। गणित तो इन सब से स्वतंत्र है और गणित सत्य है। गणित क्या है? ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है, अपने मतलब आत्मनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है, तो सत्य के अनुरूप है। यह परिभाषा दी आइंस्टीन ने, मानव चिंतन का प्रतिफल जो अनुभव से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है वर्नाडिसा की। वर्नाडिसा ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। कि अगर आप तार्किक चिंतन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक शक्तिशाली साधन कौन है? गणित है। यह परिभाषा सेकंड। अगली परिभाषा आई है गैलीलियो की, जो कि 2012 रेट में आई हुई है कि गणित वह भाषा है
जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो की परिभाषा आती है, मतलब संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड की बात आई तो गैलीलियो का नाम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है, ये फर्स्ट ग्रेड में 2-3 बार पूछी गई है। बेंजामिन पियर्स की परिभाषा पूछी गई है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, या गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। मतलब मैंने और दिया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह परिभाषा ऐसे पूछी गई है, ऐसे पूछी गई है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसके? बेंजामिन पियर्स या बेंजामिन पियर भी बोलते हैं, या गणित निष्कर्षों तक पहुँचने का विज्ञान है, तो यह भी किसकी है? बेंजामिन पियर की। अब एक परिभाषा और आती है प्लेटो की। एक आत्मा की बात आई थी प्लेटो ने, और एक परिभाषा जो 2012 में आई हुई है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते। इन्होंने जब प्लेटो ने ये कहा था, और ये कुछ वैज्ञानिक, कुछ अगर आप यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ते हैं या गहराई से अगर पढ़ते हैं तो कुछ कहते हैं कि प्लेटो ने अपने बाहर गेट पे यह लिख दिया था कि जिसको बालक को गणित नहीं आती वो इस विद्यालय में नहीं आना चाह रही है। मतलब उन बालकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनको गणित नहीं आती, जो गणित नहीं समझ सकते। और यहाँ पे ज्यामिति की बात आती है और गणित की भी बात आती है, दोनों परिभाषा आगे वही भी आएगी कि जो विद्यार्थी गणित नहीं समझ सकते या ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। 2012 रीट में आई थी, उस टाइम यहाँ शब्द आया था गणित, क्योंकि जो विद्यार्थी गणित नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये खतरनाक किसका है? तो ये प्लेटो ने बात की है। बहुत कड़वी बात है लेकिन आपको याद रखना है। बर्थ लॉट, अभी के टाइम में जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी चल रही है उस टाइम ऐसी बात नहीं की जाती जो प्लेटो ने कही है। अभी सबको सम्मान, जो सीख सकते हैं जो नहीं सीख सकते वो बात की बात है। बाकी सरकार सबको एक साथ लेने की बात करती है। तो नेक्स्ट परिभाषा आती है बर्थ लॉट की, कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। कि जितने भी वैज्ञानिक शोध होते हैं उनका एक अति महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? गणित है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं उनमें गणित उपयोगी है, अति महत्वपूर्ण उपकरण है बर्थ लॉट। ये परिभाषा है बर्थ लॉट की। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी BN प्रसाद द्वारा। ये भी मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ आपके लिए कि आपको ये भी याद हो कि मैथमेटिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना प्रोफेसर BN प्रसाद द्वारा की गई। दूसरी पुस्तक आती है गणित सार संग्रह, जो कि महावीराचार्य द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक आती है लीलावती, जो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। तो आपको तीनों पुस्तकें याद रखना, सेकंड ग्रेड में पूछी गई है लीलावती वगैरह, और लीलावती सेकंड ग्रेड में पूछी है, और गणित सार संग्रह शायद एमपीटेड में पूछी गई है, मेरे को कन्फर्म याद नहीं लेकिन पूछी गई है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य के है, लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय के है, और मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर BN प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तीनों बुक्स याद रखना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे, अगर गणित को समझने के लिए सबसे बढ़िया परिभाषा आती है वो आती है बर्ट्रैंड रसेल की। इन्होंने कहा है, जो कि एनसीएफ पर डिपेंडेड है, कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात करें, और नहीं ये जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम ये नहीं जान पाते कि हम किसके बारे में बात करें, और ये भी नहीं जान पाते कि जब जिसके बारे में हम बात करें क्या वह सत्य है। और इन्होंने ये परिभाषा और दी है, 2 परिभाषा दी है इन्होंने, कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है। मतलब गणित में आपने पढ़ा होगा गणित तार्किक भाषा है, गणित में तर्क करने की क्षमता उत्पन्न होती है, तो गणित कोई तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है। मतलब जो तर्कशास्त्र चलता है उसकी शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है। मतलब तर्कशास्त्र की शाखा ना होते हुए भी ये तर्कपूर्ण भाषा है, ये बर्ट्रैंड रसेल का कहना है। और बर्ट्रैंड रसेल की जो मेन परिभाषा है वो है कि ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जान पाते कि हम क्या सीख रहे हैं, और ये भी नहीं जान पाते कि क्या हम जो सीख रहे हैं वो सत्य है। ये बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा आती है। इसके बाद डेविड व्हीलर की यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी कि गणितीय गणित कैसे किया जाता है। और जो एनसीएफ 2005 बात करता है वो गणितीय गणित की बात की जाती है। एनसीएफ 2005 गणितीय गणित की बात करता है। डेविड व्हीलर की परिभाषा आती है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना उपयोगी है कि गणितीय गणित कैसे किया जाए। आप ये नहीं कि आपको गणित कितनी आ रही है, उससे मतलब नहीं कि आप गणितीय गणित कैसे कर पा रहे हैं, ये उपयोगी है। नेक्स्ट परिभाषा आती है गॉस या गाउस की है। अब छोटी छोटी परिभाषा है और आपको एक नाम याद रखना है आपको बस, कि गॉस या गाउस ने, इनका गॉस भी कहते हैं, कभी गाउस भी लिखा था, इंग्लिश उच्चारण में फर्क रहता है इनका, कि गणित विज्ञान की रानी है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। इन्होंने गणित को विज्ञान की रानी कहा है।
अब किसने क्या कहा है ये आपको याद रखना है। गणित विज्ञान की रानी का है और जो संख्या सिद्धांत है वो गणित की रानी है। मतलब गणित है वो विज्ञान की रानी है और जो संख्या सिद्धांत है वो गणित की रानी है। गणित की रानी कौन है? संख्या सिद्धांत। विज्ञान की रानी कौन है? गणित है। बेल मोदी ने गणित ने को विज्ञान का नौकर माना है। इन्होंने बेल मोदी ने गणित को विज्ञान का नौकर माना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेल मोदी ने क्या कहा है। तो बेल मोदी ने कहा है कि गणित विज्ञान का क्या है? नौकर है। इसके बाद जे विलार्ड गिब्स आते हैं। पूरा नाम है जे विलार्ड गिब्स। गिब्स भी हम याद रखते हैं। गणित एक भाषा है। नॉर्मल सी परिभाषा दी कि गणित एक भाषा है। किसकी है? गिब्स की परिभाषा है। ये कॉम्टे की परिभाषा आती है जो कि सेकंड ग्रेड में पूछी गई है 2016 में, कि वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप से दोषपूर्ण है। कॉम्टे ने कहा कि वो सभी वैज्ञानिक शिक्षा, जितनी भी जो वैज्ञानिक शिक्षा है जो गणित को साथ नहीं लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप से दोषपूर्ण है। मतलब खुद में ही दोषपूर्ण है। अनिवार्य यानी निश्चय अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है कि जो वैज्ञानिक शिक्षा गणित को लेकर नहीं चलती, जिस वैज्ञानिक शिक्षा में गणित के प्रयोग नहीं होते, वो मूल रूप से दोषपूर्ण है। ये कहना है कॉम्टे का। नेक्स्ट परिभाषा आती है बर्थलोड की। मैंने बताया था आगे एक परिभाषा और आएगी। तो बर्थलोड की है गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। ये परिभाषा तो आपने पढ़ लिया है। इसके बाद व्हाइट हेड की परिभाषा आती है। इन्होंने कहा कि व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। व्हाइट हेड की परिभाषा आती है। इन्होंने कहा कि व्यापक महत्व की दृष्टि से, अगर व्यापक महत्व की दृष्टि से बात करें तो गणित सभी प्रकार की जो औपचारिक फॉर्मल हाइपोथेसिस रीजनिंग एबिलिटी का विकास है। औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। इसके बाद एक पुस्तक और आती है, ये भी आपको बता दूं, सीवी भीमशंकरन की पुस्तक आती है मैथमेटिक एजुकेशन, गणितीय शिक्षा नाम की पुस्तक है। ये पुस्तक आती है मैथमेटिक एजुकेशन गणितीय शिक्षा सीवी भीमशंकरन। और एक पुस्तक आती है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक फिलोसॉफी। यह पुस्तक आती है बर्ट्रैंड रसेल ने। और बर्ट्रैंड रसेल ने 3 बातें कही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, और प्रत्येक, दूसरी बात कही है प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कही है कि ये जरूरी नहीं है कि बालक गणित कितनी सीखता है, लेकिन ये जरूरी है कि बालक को गणितीयकरण करना आना चाहिए, बालक को गणित का गणितीयकरण करना आना चाहिए। ये 3 बातें इन्होंने बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है अपनी पुस्तक में इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक फिलोसॉफी। इसके बाद एक परिभाषा आती है शेलवॉक। शेलवॉक कहता है कि जो व्यक्ति गणित या वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। ये परिभाषा आप ऐसे याद रख सकते हैं, स से शेलवॉक, स से शमशान। और शमशान में व्यक्ति जो गणित को नहीं जान पाता वो बिना जाने ही मर जाता है, शमशान में चला जाता है, मर जाता है। ऐसे आपको याद रख सकते हो शेलवॉक से कि व्यक्ति जो गणित या वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता, गणित और वैज्ञानिक जो परीक्षण उनके परिणामों नहीं जानता, वह सत्य की जाने बिना ही मर जाता है। यह है शेलवॉक की परिभाषा। इसके अलावा पाइनकेलर की भी परिभाषा है। पोइनकेयर या पाइनकेयर भी बोलते हैं कि गणित के 3 उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य प्रकृति का अध्ययन का साधन जुटना, इतना ही नहीं इसका दार्शनिक उद्देश्य भी है। यदि मैं कहूँ तो सौंदर्य अनुभूति भी है। यह प्रश्न अभी तक कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन एक बुक में मिला मेरे को, तो मैं आपके सामने ले आया कि आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 उद्देश्य बताए गए हैं। कितने उद्देश्य हैं? तो प्रकृति का अध्ययन करना, दार्शनिक उद्देश्य और सौंदर्य अनुभूति भी गणित का उद्देश्य है। एक परिभाषा प्लेटो की आई थी जो एमपीटेट में पूछी गई थी। मैंने बताया था रेट में पूछी गई, वो अलग परिभाषा थी, एमपीटेट में अलग पूछी गई कि गणित से अनभिज्ञ, जो गणित का जानकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। ये परिभाषा आई थी प्लेटो के। और हम पढ़ के आए पीछे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज्यामिति नहीं समझ सकता वो विद्यालय में प्रवेश ना करे। तो ये प्लेटो का कथन आता है। इसके अलावा एक बाल का कथन आता है जो भी एक एग्जाम पूछा गया है कि एक अन्वेषक के लिए नया अनुसंधान करना तब तक कठिन जब तक वो गणितज्ञ बने हो। कि कोई भी अन्वेषक होगा, देखो आपने जितने भी साइंटिस्ट पढ़े हैं वो लगभग साइंटिस्ट है, वो गणितज्ञ भी है, उनको गणित का अच्छा भला ज्ञान है, इसी वजह से वो साइंटिस्ट बन पाए हैं। कि एक अन्वेषक के लिए, एक खोजकर्ता के लिए नया अनुसंधान करता तब तक कठिन है जब तक वह गणितज्ञ भी न हो। जब तक उसे गणित का ज्ञान नहीं है तब तक उसको अनुसंधान कठिन लगेगा। ये बाल का कथन है। नेक्स्ट परिभाषा आती है लेबनीज की। लेबनीज ने क्या कहा है? लेबनीज ने कहा है कि सभी संगीत मानव के अवचेतन मन का, कि जो संगीत है वो मानव के अवचेतन जो मन है उसका अंगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये भी एक अभी लेटेस्ट ही परिभाषा है और कुछ एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछी जा रही है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम क्या कहलाता है?
गणित कहलाता है, लेबनिज की परिभाषा है, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। एक लास्ट परिभाषा आती है और ये तो आप याद रख ही लोगे कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है, इसने गणित के महत्व को नकारा है। ये बात इस परिभाषा को नकार दिया गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। परिभाषा भी दी गई थी, ऐसी नकारात्मक परिभाषा भी दी गई है और विलियम हैमिल्टन, और आपको भी बताया कि एक दो नेगेटिव परिभाषा देने वाले भी होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैं एक दो परिभाषा और लेके आया हूँ, वो भी आपको ध्यान रखनी है कि एक लात्वियाई गणितज्ञ कोई देश का नाम है, गणितज्ञ नाम है टोबियास डांटजीज। अब परिभाषा ऐसी नहीं पूछी जाती, लेकिन इसकी जो बोल है, जो शब्द है, वो पूछे जा सकते हैं आपको। टोबियास डांटजीज ने कहा है कि गणित सर्वोच्च न्यायाधीश है और उसके फैसलों पर कोई अपील नहीं होती। मतलब गणित है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम जज है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, सबसे बड़ा न्यायाधीश है और उसके फैसलों पर कोई अपील नहीं होती। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय सुना दिया ना, उसके फैसलों पर कोई अपील नहीं हो सकती, कोई फैसला बदला नहीं जाता। इसका मतलब ये सर्वोच्च न्यायाधीश है और उसका जो फैसला आ गया वही फैसला सर्वमान्य होगा, उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये है परिभाषा किसकी है? टोबियास डांटजीज की है। इसके अलावा G.H. हार्डी, जिन्होंने हमने पढ़ा था 22 दिसंबर को रामानुजन की जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है, और उनके साथ काम करने वाले थे G.H. हार्डी, जिन्होंने हार्डी रामानुजन संख्याएं दी हैं। वो G.H. हार्डी, उन्होंने कहा कि गणित के परिणामों की सुंदरता, गणित में जो रिजल्ट आते हैं उनकी सुंदरता आश्चर्य के अवयव से उत्पन्न होती है। कि गणित में जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी सुंदरता आश्चर्य के अवयव से उत्पन्न होती है। ये कहने वाले कौन है? G.H. हार्डी। इसके बाद एक परिभाषा आती है महावीर आचार्य की। उन्होंने कहा है, महावीर आचार्य की अभी एक पुस्तक भी आई थी, आपने पढ़ी होगी, कि बहुत अधिक प्रयास करने से क्या लाभ, इस सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह सब गणित के बिना संभव भी नहीं है। कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने से क्या लाभ, प्रलास है कि बहुत अधिक प्रयास करने से क्या लाभ, कि इस सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वो गणित के बिना समझना संभव नहीं है। यह महावीर आचार्य की परिभाषा आती है, इन्होंने अपनी बुक में दी है। इसके अलावा एक आपको याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषित करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है। एक विशिष्ट विषय होने के अतिरिक्त गणित को एक ऐसे किसी भी विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसे विश्लेषण और तर्क शक्ति की जरूरत होती है। यह परिभाषा नहीं पूछी गई अभी तक, तो आपको एक ऐसा साधन मानना है जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बात करता है। इसके अलावा एक पाठ्यक्रम के बारे में प्रोफेसर B.D. भाटिया की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में, अगर उद्देश्यों का पाठ्यक्रम की बात कर रहा है वो, कि उद्देश्यों का अगर ज्ञान नहीं है तो शिक्षक उस नाविक के समान है जिसने अपने गंतव्य का पता नहीं है, और बालक उस पतवार रहित नौका के समान है जो समुद्र की लहरों की थपड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। प्रोफेसर B.D. भाटिया, बलदेवराम भाटिया की परिभाषा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में, अगर जिस व्यक्ति को उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, जिस शिक्षक और अगर छात्रों को उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, तो शिक्षक उस नाविक के समान है जिसने अपने गंतव्य का पता नहीं है, और बालक उस पतवार रहित नौका के समान है जो समुद्र के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। यह प्रोफेसर B.D. भाटिया की, बलदेवराम भाटिया की परिभाषा है। अब आपको मैं बता दूं, ये परिभाषा थी गणित की। जितनी भी परिभाषाएं मैंने सभी सम्मिलित करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, साइंस की परिभाषाएं मैं आपको याद करवा दूंगा, हिंदी शिक्षण वीडियो की परिभाषाएं मैं याद करवा दूंगा। और अब याद करवाने का मेरा यह मतलब नहीं है, आप खुद ट्रिक बना सकते हैं इनकी, और मैं ट्रिक बना के बताऊंगा। तो यहाँ थोड़ा सा यूट्यूब पर सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, कोई भी कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ट्रिक नहीं बना सकते हैं, तो आपको याद रखनी है बस। अब इनको कैसे याद करें, इसके लिए एक ही उपाय है, जो भी ये PDF है ये आप मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा आपको, और टेलीग्राम से आप PDF निकला के इसको दीवार पे चिपका सकते हैं, ताकि आपको अगर सोते उठते आप एक दो बार भी अगर आपने देख ली तो ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। और अगर कोई नहीं निकालना चाहता PDF या प्रिंट और लगाना नहीं चाहता, तो आप इन परिभाषाओं को अपने जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पे लगा सकते हैं, वहाँ भी आपको याद हो जाएगी। अगर आप WhatsApp चैट करते हैं तो आप वहाँ भी
एक एक परिभाषा जो याद होगी वो बाद में अगले लगा दो, वो याद होगी तो अगला पेज लगा दो, स्क्रीनशॉट लेके इसका, और आप चैट पर लगा सकते हो, बात करते हो वहाँ लगा सकते हो, ताकि आपको जैसे भी चैट करें तो एक परिभाषा याद होगी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और इतनी भारी काम नहीं है याद करना परिभाषाएं, तो सभी परिभाषाएं ना याद हो तो अगर कम से कम आपको ये पता होगा कि ये परिभाषा किसकी हो सकती है, तो आप 4 ऑप्शन में से निकाल सकते हैं एक ऑप्शन। तो ध्यान रखना, अब आपको तैयारी को मजबूत करनी होगी, क्योंकि रिट एग्ज़ाम आगे होगी इस वजह से। चलिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।